देव आनंद का जीवन परिचय। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के महानायक, सदाबहार अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक देव आनंद भारतीय फिल्म जगत का वह नाम है जिन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व, रोमांटिक अंदाज और सकारात्मक सोच से लाखों दिलों पर राज किया। देव आनंद केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक युग थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को आधुनिक दृष्टिकोण दिया और अपने पूरे जीवन में कभी हार न मानने की प्रेरणा दी। 1. प्रारंभिक जीवन और परिवार। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़, अब पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशोरीमल आनंद एक सुप्रसिद्ध वकील थे और परिवार में पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व था। देव आनंद के 4 भाई और 2 बहनें थीं। उनके भाइयों में से डी. आनंद और विजय आनंद प्रसिद्ध निर्देशक तथा चेतन आनंद फिल्मकार और लेखक थे। ये पूरा परिवार बाद में नवकेतन फिल्म्स के नाम से भारतीय सिनेमा का अभिन्न हिस्सा बन गया। बचपन में देव आनंद पढ़ाई में तेज थे और अंग्रेजी साहित्य में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक BA ऑनर्स किया। युवावस्था में उन्हें अंग्रेजी उपन्यास पढ़ना, थिएटर देखना और अभिनय करना बहुत पसंद था। आनंद का जन्म धर्मदेव किशोरीमल आनंद के रूप में 26 सितंबर 1923 को पंजाब, ब्रिटिश भारत, अब नरोवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान में गुरदासपुर जिले की शकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक प्रमुख वकील थे। किशोरी लाल आनंद एक स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज संगठन से जुड़े विद्वान भी थे, जो विभिन्न भाषाओं में विश्व धर्मों का अध्ययन करते थे। संस्कृत में भगवद गीता, हिब्रू में बाइबल, अरबी में कुरान, जबकि वे फारसी भी जानते थे। देव किशोरी लाल आनंद के 4 पुत्रों में से तीसरे थे। देव की एक छोटी बहन शील कांता कपूर फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाइयों में मनमोहन आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय के एडवोकेट और चेतन आनंद शामिल थे, जबकि विजय आनंद उनके छोटे भाई थे। आनंद ने अपनी स्कूली शिक्षा मैट्रिक तक सेक्रेड हार्ट स्कूल, डलहौजी, तब पंजाब में से की और लाहौर जाकर पढ़ाई करने से पहले गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला के बाद में देव ने ब्रिटिश भारत में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूरी की। आनंद परिवार का हिस्सा, उन्होंने 1949 में अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ नवकेतन फिल्म्स की सह-स्थापना की। आजीविका, संपादन करना। लाहौर, तब ब्रिटिश भारत में के सरकारी कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूरी करने के बाद आनंद 1940 के दशक की शुरुआत में अपना गृहनगर छोड़कर बम्बई चले गए। उन्होंने चर्चगेट स्थित सैन्य सेना कार्यालय में 65 रुपये मासिक वेतन पर अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने एक लेखा फर्म में 85 रुपये मासिक वेतन पर क्लर्क के रूप में काम किया। वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (IPTA) के सदस्य बन गए। अशोक कुमार को अछूत कन्या और किस्मत जैसी फिल्मों में अभिनय करते देखकर आनंद के मन में एक कलाकार बनने की इच्छा जागी। आनंद ने एक साक्षात्कार में कहा था कि मुझे याद है जब मैं उस आदमी के दफ्तर में घुसा जिसने मुझे पहला ब्रेक दिया था,
तो वो मुझे देखता ही रह गया। प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबू राव पै। उस समय उसने मन बना लिया कि यह लड़का एक ब्रेक का हकदार है, और बाद में अपने लोगों से कहा कि इस लड़के ने अपनी मुस्कुराहट और खूबसूरत आंखों और अपने जबरदस्त आत्मविश्वास के कारण मुझे प्रभावित किया। फिर उन्हें जल्द ही प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं 1946 में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी, जहां देव आनंद ने एक हिंदू लड़के की भूमिका निभाई थी और उनके साथ कमला कोटनिस थी। पुणे में फिल्म की शूटिंग के दौरान आनंद की दोस्ती अभिनेता गुरु दत्त से हुई। उनके बीच वे इस बात पर सहमत हुए कि 2 मुंबई की ओर सफर। स्नातक के बाद देव आनंद 1940 के दशक में रोजगार की तलाश में मुंबई आए। शुरुआत में उन्होंने भारतीय सेना के सेंसर विभाग में थोड़े समय के लिए नौकरी की, परंतु उनका मन अभिनय में ही रमता था। मुंबई में उन्होंने कई स्टूडियो के चक्कर काटे, संघर्ष किया और अंततः प्रभात स्टूडियो में काम करने का मौका मिला। 3 फिल्मी करियर की शुरुआत। देव आनंद को पहला मौका मिला 1946 में रिलीज हुई फिल्म हम एक हैं से। ये फिल्म प्रभात स्टूडियो की थी और देव आनंद के अभिनय को सराहा गया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1948 में आई फिल्म जिद्दी से, जिसमें उनके साथ काम किया था कामिनी कौशल ने। इस फिल्म के बाद देव आनंद का नाम फिल्म इंडस्ट्री में चमकने लगा। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में सफलता और सुरैया के साथ रोमांस संपादन करना। 1940 के दशक के अंत में आनंद को महिला प्रधान फिल्मों में गायिका अभिनेत्री सुरैया के साथ मुख्य पुरुष भूमिका की कुछ भूमिकाएं दी गईं। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान वे रोमांटिक रूप से शामिल हो गए। उन दोनों को कई फिल्मों में जोड़ा गया। विद्या 1948, जीत 1949, शायर 1949, अफसर 1950, नीली 1950, सनम और 2 सितारे 1951। इन फिल्मों में सुरैया हमेशा क्रेडिट में पहली विलर होती थी। ये दर्शाता है कि वह आनंद से बड़ी स्टार थी। विद्या फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे की शूटिंग के दौरान उन्हें उनसे प्यार हो गया। दृश्य की शूटिंग के दौरान जिस नाव में वे थे वो पलट गई। शुरुआत में सुरैया का परिवार आनंद का घर पर स्वागत करता था, लेकिन जब उनकी नानी को पता चला कि दोनों प्यार में हैं और जीत के सेट पर शादी की योजना भी बनाई, तो उन्होंने उन पर नजर रखनी शुरू कर दी। दोनों ने अपने सह कलाकारों जैसे दुर्गा खोटे और कामिनी कौशल के माध्यम से प्रेम पत्र और संदेश साझा किए, जिन्होंने गुप्त मुलाकात की योजना बनाने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया। फिल्म अफसर 1950 की शूटिंग के दौरान आनंद ने आखिरकार सुरैया को प्रपोज किया और उन्हें 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी दी। उनकी नानी ने इस रिश्ते का विरोध किया क्योंकि वे मुस्लिम थे और आनंद हिंदू थे, इसलिए सुरैया अविवाहित रहीं। उनकी दादी द्वारा उनकी साझेदारी का विरोध करने के बाद उन्होंने साथ में अभिनय करना बंद कर दिया, और 2 सितारे आखिरी फिल्म थी जिसमें वे साथ दिखाई दिए। हालांकि सुरैया के साथ उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया था वे सफल रही थी, आनंद ने एक ऐसी फिल्म में मुख्य पुरुष प्रधान भूमिका निभाने का अवसर तलाशना शुरू कर दिया, जहां उनके अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया जा सके, ताकि उनकी अभिनय क्षमताओं के बारे में संदेह दूर हो सके।
देव आनंद अक्सर सुरैया और उनके साथ अपने प्रेम संबंधों के बारे में बात करते थे। विभिन्न साक्षात्कारों में, जो उन्होंने फिल्म पत्रिकाओं को दिए थे, जैसे स्टारडस्ट जून 1972 अंक, स्टार एंड स्टाइल फरवरी 1987 अंक, और बीबीसी 2002 के लिए करण थापर को टीवी पर, जब वे दोनों जीवित थे, और सुरैया की मृत्यु के बाद टीवी पर सिमी गरेवाल, रंडेजवस विद सिमी गरेवाल और अन्य को टीवी और समाचार पत्रिकाओं के लिए दिए गए साक्षात्कारों में। 4. नवकेतन फिल्म्स की स्थापना 1949 में देव आनंद और उनके भाई चेतन आनंद ने मिलकर अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। नवकेतन के बैनर तले बनी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में नई दिशा दी। इनमें से कई फिल्में क्लासिक मानी जाती हैं। बाजी 1951, जाल से ID 1956, पेइंग गेस्ट 1957, काला पानी 1958, 12 थीफ 1967, गाइड 1965 आदि। 1946 में आनंद ने प्रभात फिल्म्स की हम एक हैं में मुख्य भूमिका के साथ शुरुआत की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में एक फिल्म थी। जिद्दी 1948 में उन्हें पहली व्यावसायिक सफलता मिली और अपराध थ्रिलर बाजी 1951 से उन्हें व्यापक पहचान मिली, जिसे 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा में आई बॉम्बे नॉयर फिल्मों की बाढ़ का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक लगातार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में अभिनय किया, जैसे जाल, टैक्सी ड्राइवर, इंसानियत, CID, पेइंग गेस्ट, काला पानी, काला बाजार, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों, असली नकली, 1970 और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सितारों की नई फसल के आगमन के बावजूद आनंद ने अमीर गरीब, वारंट, जानेमन, डार्लिंग डार्लिंग, देश परदेश, स्वामी दादा और लश्कर जैसी अत्यधिक सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। उनके कुछ सबसे प्रशंसित प्रदर्शनों में मुनिंजी, पंटूश, बारिश, 9-2-11, 16वां साल, मंजिल, जाली नोट, बात एक रात की, शराबी, 3 देवियां, दुनिया, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, हीरा पन्ना और लूटमार शामिल हैं। 2011 की फिल्म चार्जशीट, जिसे आनंद ने निर्देशित भी किया था, उनकी अंतिम फिल्म थी। सफलता और 1950 के दशक का स्टारडम। संपादन करना आनंद को पहला बड़ा ब्रेक अशोक कुमार ने दिया था। उन्होंने आनंद को स्टूडियो में घूमते हुए देखा और उन्हें बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन की जिद्दी 1948 के लिए हीरो के रूप में चुना, जिसमें कामिनी कौशल ने सह अभिनय किया, जो तुरंत सफल हो गई। जिद्दी की सफलता के बाद आनंद ने फैसला किया कि वो फिल्में बनाना शुरू करेंगे। ये जिद्दी फिल्म में ही था कि किशोर लता का पहला युगल गीत ये कौन आया करके ये 16 सिंगार रिकॉर्ड किया गया था। ये युगल गीत तुरंत हिट हो गया और यहीं से दोनों पार्श्व गायकों का देव आनंद के साथ जुड़ाव शुरू हुआ। यह अगले 4 दशकों तक जारी रहा। किशोर कुमार के साथ उनका जुड़ाव तब शुरू हुआ जब पूर्व ने अपने पार्श्व गायन करियर का पहला एकल गीत मरने की दुआएं गाया, जो फिल्म जिद्दी में देव आनंद पर फिल्माया गया था। 1949 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी नवकेतन फिल्म्स, जिसका नाम उनके बड़े भाई चेतन के बेटे केतन के नाम पर रखा गया और जिसका अर्थ है
नया बैनर शुरू की, जिसने 2011 तक 35 फिल्में बनाईं। व्यावसायिक रूप से सफल रही फिल्म निराला 1950 में उन्हें पहली बार मधुबाला के साथ काम करते देखा गया, जिनके साथ बाद में उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई। देव ने क्राइम थ्रिलर बाजी 1951 के लिए गुरु दत्त को निर्देशक के रूप में चुना। देव आनंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक अभिनीत यह फिल्म एक ट्रेंडसेटर थी, जिसे 1950 के दशक में बॉलीवुड में शहरी अपराध फिल्मों के दौर का अग्रदूत माना जाता था। फिल्म बाजी में कल्पना कार्तिक उर्फ मोना सिम्हा को मुख्य महिला अभिनेत्री के रूप में और गुरु दत्त को निर्देशक के रूप में पदार्पण किया। ये सहयोग बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा और देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को एक साथ अभिनय करने के लिए कई फिल्मों की पेशकश की गई। उन्होंने सभी फिल्म प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद फिल्में आंधियां 1952, टैक्सी ड्राइवर 1954, हाउस नंबर 44 1955 और 9-2-11 1957 भी बड़ी हिट रहीं। फिल्म टैक्सी ड्राइवर के निर्माण के दौरान इस जोड़े को प्यार हो गया। 1956 में इस जोड़े को एक बेटा सुनील आनंद हुआ और बाद में एक बेटी देविना का जन्म हुआ। शादी के बाद कल्पना ने अपने अभिनय करियर को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। 9-2-11 इस जोड़ी की साथ में आखिरी फिल्म थी। संवाद, अदायगी की तीव्र शैली और बोलते समय सिर हिलाने की प्रवृत्ति, बाजी 1951, जाल 1952, हाउस नंबर 44 1955, पॉकेट मार 1956, मुनिंजी 1955, फंटूश 1956, सीआईडी 1956 और पेइंग गेस्ट 1957 जैसी फिल्मों में देव की शैली बन गई। 1950 के दशक में उनकी फिल्में रहस्य शैली या हल्की कॉमेडी प्रेम कहानियों की थीं या सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्में थीं, जैसे एक के बाद एक 1959 और फंटूश 1956। उनकी शैली को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और व्यापक रूप से नकल की गई। उन्होंने 1950 के दशक के शेष समय में नवागंतुक वहीदा रहमान के साथ सीआईडी 1956, 16वां साल 1958 वहीदा पहली बार स्टार बनी जब सीआईडी हिट हुई। 1955 में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म इंसानियत में सह अभिनय किया। 38 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही काला पानी 1958 में मधुबाला और नलिनी जयवंत के साथ अपने अभिनय से एक ऐसे बेटे की भूमिका में जो अपने फंसे हुए पिता का नाम साफ करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, उन्होंने फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने कभी कभी दुखद शैली की फिल्मों का प्रयास किया, जैसे पॉकेट मार 1956, काला पानी 1958, बॉम्बे का बाबू 1960 और शराबी 1964 और उनके साथ सफलता का स्वाद चखा। देव ने कुछ नकारात्मक किरदार भी निभाए, जैसे जाल 1952, सुरैया और कल्पना कार्तिक के साथ उनकी जोड़ी के अलावा नूतन, वहीदा रहमान और गीता बाली के साथ उनकी जोड़ी 50 और 60 के दशक के अंत में दर्शकों के बीच लोकप्रिय थी। उनकी फिल्में राही 1952 और आंधियां 1952 राज कपूर की आवारा के साथ प्रदर्शित हुई। 50 के दशक के शुरुआती वर्षों से लेकर 60 के दशक के मध्य तक अभिनेताओं की यह टिप्पणी दिलीप कुमार, राज कपूर और आनंद का बोलबाला था। 1960 के दशक में रोमांटिक नायक की छवि
संपादन 60 के दशक में देव आनंद ने नूतन के साथ मंजिल और तेरे घर के सामने, मीना कुमारी के साथ किनारे किनारे, माला सिन्हा के साथ माया, साधना शिवदासानी के साथ असली नकली, जब प्यार किसी से होता है, आशा पारेख के साथ महल और 3 नायिकाओं कल्पना, सिमी गरेवाल और नंदा के साथ 3 देवियां जैसी फिल्मों के साथ एक रोमांटिक छवि हासिल की। फिल्म 3 देवियां में देव आनंद ने एक प्लेबॉय की भूमिका निभाई थी। 60 के दशक की शुरुआत में उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में से एक हम दोनों 1961 थी, जिसमें उन्होंने आनंद की भूमिका निभाई और अभिनय किया, जो एक युवा प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका मीता, साधना शिवदासानी द्वारा अभिनीत के पिता द्वारा त्याग दिए जाने से हताश होकर सेना में शामिल हो जाता है। उनकी पहली रंगीन फिल्म वहीदा रहमान के साथ गाइड R.K. नारायण के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। पुस्तक के फिल्म संस्करण को बनाने के लिए देव आनंद स्वयं प्रेरणा थे। उन्होंने नारायण से मुलाकात की और उन्हें इस परियोजना के लिए अपनी सहमति देने के लिए राजी किया। देव आनंद ने हॉलीवुड में अपने दोस्तों से एक इंडो-यूएस सह निर्माण शुरू करने के लिए संपर्क किया, जिसे हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया और 1965 में रिलीज किया गया। छोटे भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित गाइड एक प्रशंसित फिल्म थी। देव ने राजू नामक एक वाचाल गाइड का किरदार निभाया, जो रोजी वहीदा की आज़ादी की कोशिश में उसका साथ देता है। वो निजी फायदे के लिए बिना सोचे समझे उसका शोषण करने से भी नहीं चूकता। शैली को सार के साथ मिलाते हुए उन्होंने विजय आनंद के साथ थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ 1967 में फिर से काम किया, जिसमें वैजंतीमाला, तनुजा, अंजू महेंद्रू, परयाल और हेलेन ने अभिनय किया था और यह बेहद सफल रही। उनका अगला सहयोग जॉनी मेरा नाम 1970 भी एक थ्रिलर थी, जिसमें देव हेमा मालिनी के साथ थे, एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये जॉनी मेरा नाम ही था जिसने हेमा मालिनी को एक बड़ी स्टार बना दिया। 1969 में वह छठे मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी के सदस्य थे। 5. अभिनय शैली और व्यक्तित्व। देव आनंद अपनी तेज बोलने की शैली, अलग हेयर स्टाइल, सिग्नेचर हाव भाव और रूमानी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी चाल और बोलने का तरीका इतना विशिष्ट था कि कई लोग उनकी नकल करने की कोशिश करते थे। उनकी फिल्में रोमांस, रहस्य और सामाजिक संदेशों का अनोखा संगम थी। उनका अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि मुंबई पुलिस ने एक समय पर लोगों को उनके जैसे कपड़े पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि लोग सड़कों पर उनकी तरह पोज देते हुए हादसों का शिकार हो रहे थे। 1970 के दशक में निर्देशन की शुरुआत। संपादन करना। देव आनंद की निर्देशन में पहली फिल्म जासूसी ड्रामा प्रेम पुजारी फ्लॉप रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसके कई प्रशंसक हैं। इस फिल्म ने ज़हीदा को पेश किया और वहीदा रहमान ने मुख्य महिला भूमिका निभाई। उन्होंने 1971 में निर्देशित अपने प्रयास हरे रामा हरे कृष्णा से सफलता का स्वाद चखा, जिसे मुख्य रूप से नेपाल में स्वयंभूनाथ और भक्तपुर के आसपास शूट किया गया था, जिसमें प्रचलित हिप्पी संस्कृति के बारे में बात की गई थी। उनकी खोज जीनत अमान, जिन्होंने मिनी स्कर्ट पहनने वाली, भांग पीने वाली जेनिस की भूमिका निभाई, रातों रात सनसनी बन गईं।
आनंद को तीखे सामयिक विषयों के फिल्म निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उसी वर्ष उन्होंने मुमताज के साथ तेरे मेरे सपने में अभिनय किया। 1970 के दशक में राज कपूर ने 1971 में कल आज और कल और 1974 में धर्म करम जैसी फिल्मों में पिता की भूमिकाएं निभानी शुरू की और उनका वजन काफी बढ़ गया। दिलीप कुमार के साथ मुख्य नायक के रूप में दास्तान और बैराग जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। देव आनंद को लेकर जल्दबाजी में बनाई गई कुछ फिल्में हेमा मालिनी के साथ दो शरीफ बदमाश, जोशीला और जीनत अमान के साथ दो इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र और प्रिया राजवंश के साथ साहेब बहादुर फ्लॉप हो गईं और एक नायक के रूप में उनके करियर के लिए खतरा बन गईं। उन्होंने 1973 में डबल रोल फिल्म बनारसी बाबू के साथ वापसी की। उन्होंने युवा नायिकाओं के साथ फिर से व्यावसायिक हिट फिल्में दी जैसे शर्मिला टैगोर के साथ ये गुलिस्तां हमारा 1972, योगिता बाली और राखी के साथ बनारसी बाबू 1973, हेमा मालिनी के साथ छुपा रुस्तम 1973 और अमीर गरीब 1974, जीनत अमान के साथ हीरा पन्ना 1973, वारंट 1975, कलाबाज 1977 और डार्लिंग डार्लिंग 1977 और परवीन बॉबी के साथ बुलेट 1976। 1970 के दशक में उनकी खोजों, जीनत और बाद में टीना मुनीम की फिल्मों में उपस्थिति और राखी, परवीन बॉबी, हेमा मालिनी और जीनत अमान जैसी खूबसूरत युवा अभिनेत्रियों के साथ उनकी बेहतरीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने आनंद की छवि को एक सदाबहार स्टार के रूप में स्थापित किया, हालांकि वह 50 से ज्यादा उम्र के थे। बहुमुखी नायक की छवि बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न शैलियों की फिल्में करने की कोशिश की। 1978 में जब उनकी जोड़ी टीना मुनीम के साथ देश परदेश में बनी, तब उनकी उम्र 55 वर्ष थी, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों में से एक थी। 6 प्रसिद्ध फिल्में और उपलब्धियां। देव आनंद ने अपने करियर में 110 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं। गाइड 1965, आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म भारतीय सिनेमा की क्लासिक है। ज्वेल थीफ 1967, रोमांच, संगीत और रहस्य का सुंदर मिश्रण। हरे रामा हरे कृष्णा 1971, इस फिल्म ने हिप्पी संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के बीच के संघर्ष को दिखाया। काला पानी, CID, पेइंग गेस्ट, काला बाजार, जॉनी मेरा नाम, टैक्सी ड्राइवर जैसी फिल्में आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हैं। देव आनंद ने न केवल अभिनय किया बल्कि कई फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। उनकी निर्देशित फिल्में जैसे प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा, देश परदेश, लूटमार, जॉनी जॉनी यस पापा इत्यादि चर्चित रहीं। 7 संगीत और गीतों से नाता। देव आनंद की फिल्मों का संगीत भी उतना ही अमर है जितना उनका अभिनय। उनकी फिल्मों में S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों ने अमर धुनें दी। मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज़ देव आनंद के व्यक्तित्व से इतनी मेल खाती थी कि लोग उन्हें रफ़ी किशोर का चेहरा कहने लगे। कुछ प्रसिद्ध गीत। गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, खोया खोया चांद, ये दिल न होता बेचारा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
फूलों के रंग से, गाता रहे मेरा दिल, बात का करियर और एक सदाबहार नायक। संपादन करना देव आनंद द्वारा निर्देशित 1978 की हिट फिल्म देश परदेश अभिनेत्री टीना मुनीम की पहली फिल्म थी और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें सदाबहार स्टार का तमगा दिला दिया। निर्देशक बासु चटर्जी ने देव आनंद को मनपसंद में मुख्य भूमिका का प्रस्ताव दिया था। 1980 के दशक में देव आनंद की बॉक्स ऑफिस पर सफलता का सिलसिला मनपसंद, लूटमार दोनों फिल्में टीना मुनीम के साथ और स्वामी दादा 1982 के साथ जारी रहा, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। हालांकि 1980 के दशक में भी मुख्य नायक के रूप में देव आनंद की मांग कम नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने तय किया कि अपने बेटे सुनील आनंद को नायक के रूप में फिल्मों में पेश करने का यही सही समय है। उन्होंने अपने बेटे को क्रेमा वर्सेस क्रेमा से प्रेरित आनंद और आनंद 1984 से लॉन्च किया, जिसका निर्माण और निर्देशन स्वयं देव आनंद ने किया था और संगीत R.D. बर्मन ने दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और सुनील आनंद ने आगे फिल्मों में अभिनय न करने का फैसला किया। लेकिन हम नौजवान 1985 और लश्कर 1989 में देव आनंद के मुख्य नायक वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और आलोचकों द्वारा सराहना की गईं। वो 1983 में पहले से ही 60 वर्ष के थे जब उन्होंने क्रिस्टीन ओ'नील के साथ और स्वामी दादा में रति अग्निहोत्री और पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ अभिनय किया। 1989 में उनके निर्देशन में बनी फिल्म सच्चे का बोलबाला रिलीज हुई। हालांकि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित यह एक व्यावसायिक विफलता थी। 1989 की फिल्म लश्कर में प्रोफेसर आनंद के रूप में उनके प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। लश्कर 1989 में मुख्य भूमिका में उनकी आखिरी हिट फिल्म थी। उन्होंने 1993 में प्यार का तराना का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने खुद को किसी भूमिका में नहीं लिया। उनकी निर्देशित फिल्म गैंगस्टर 1995 में एक विवादास्पद नग्न बलात्कार दृश्य था और फिल्म बिना काटे ही रिलीज कर दी गई। उन्हें अपने घरेलू बैनर के अलावा ब्रिटेन ऑफ ज्वेल थीफ और अमन के फरिश्ते जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं के प्रस्ताव मिले, लेकिन अमन के फरिश्ते बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और अमन के फरिश्ते 1993 में रिलीज नहीं हो पाए, हालांकि फिल्म पूरी तरह से रिलीज के लिए तैयार थी। 1992 से अब तक उनकी 7 निर्देशित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट 2011 को आलोचकों ने खूब सराहा और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उन्होंने द एविल विदिन 1970 जैसी अंग्रेजी फिल्मों में भी अभिनय किया, जहां उन्हें वियतनामी अभिनेत्री किम चिन और जीन तमान और गाइड अंग्रेजी संस्करण के साथ जोड़ा गया था। अंग्रेजी भाषा की फिल्म द एविल विदिन एक 20वीं सदी की फॉक्स प्रोडक्शन थी, जिसे अफीम की बिक्री से निपटने के समानांतर ट्रैक के कारण संबंधित अधिकारियों से मंजूरी नहीं मिल सकी और इस तरह भारतीय दर्शक इस अमेरिकी उद्यम से वंचित रह गए। 114 हिंदी फिल्मों में उन्होंने 6 दशकों में अभिनय किया,
कहीं और चल 1968 को 1970 के दशक की शुरुआत में देरी से रिलीज किया गया और मल्टी स्टारर फिल्म 1 2 3 4 1980 अप्रकाशित रही और श्रीमान जी 19682011 तक उनके पास हिंदी फिल्मों में दूसरी सबसे अधिक एकल मुख्य भूमिकाएं थी। 92 राजेश खन्ना के पास हिंदी फिल्मों में एकल मुख्य नायक के रूप में सबसे अधिक फिल्मों का रिकॉर्ड था 106। देव आनंद ने 35 फिल्मों का निर्माण किया है। उनके द्वारा निर्मित 35 फिल्मों में से 18 बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। उन्होंने अपनी 13 फिल्मों की कहानियां लिखी। आनंद की फिल्में अपने हिट गानों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें अपनी कई फिल्मों के संगीत सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए जाना जाता है। संगीतकार शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, कल्याण जी आनंद जी, सचिन देव बर्मन और उनके बेटे राहुल देव बर्मन, गीतकार हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, गोपालदास नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी और पार्श्व गायक किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और हेमंत कुमार के साथ उनके सहयोग से कुछ बहुत लोकप्रिय गाने तैयार हुए। गुरु दत्त, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, प्राण, दिलीप कुमार, राज कपूर, सुनील दत्त, नरगिस, वैजंतीमाला, एस.डी. बर्मन, शम्मी कपूर और आर.डी. बर्मन फिल्म उद्योग से उनके सबसे करीबी दोस्त थे। आनंद को इश्क 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 1974 में जरीना वहाब, स्वामी दादा 1982 में जैकी श्रॉफ, हम नौजवान 1985 में तब्बू और ऋचा शर्मा, संजय दत्त की पहली पत्नी जैसे अभिनेताओं को फिल्म उद्योग में एक ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है, जिससे जीनत अमान, टीना मुनीम की खोज हुई और संगीतकार राजेश रोशन को प्रोत्साहन मिला। अमित खन्ना ने 1971 में नवकेतन के साथ कार्यकारी निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया और 1970 के दशक में देव आनंद के सचिव रहे। वो कहते हैं, आज नवकेतन की विशिष्टता यह है कि ये दुनिया की एकमात्र फिल्म कंपनी है जो अभी भी इसे शुरू करने वाले द्वारा चलाई जाती है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि ये देव आनंद ही थे जिन्होंने उन्हें प्रेम पुजारी में एक भूमिका देकर फिल्मों में ब्रेक दिया। सिन्हा ने कहा, बाद में हमने शरीफ बदमाश में साथ काम किया और उनके साथ काम करना वास्तव में सौभाग्य की बात थी। ये देव आनंद के नवकेतन बैनर के तहत था, जहां गुरु दत्त, राज खोसला, वहीदा रहमान, एस.डी. बर्मन, जयदेव, साहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, यश जौहर, शेखर कपूर और कबीर बेदी को हिंदी फिल्मों में ब्रेक दिया गया और देव ने अभिनेता जहीरा, जहीदा हुसैन, जरीना वहाब, नताशा सिन्हा, एकता सोहिनी और सबरीना को लॉन्च किया। 8. प्रेम जीवन और व्यक्तिगत रिश्ते। देव आनंद का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध रिश्ता था सुरैया के साथ। फिल्म विद्या 1948 की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए, लेकिन धार्मिक और पारिवारिक कारणों से यह प्रेम विवाह में नहीं बदल सका। यह उनके जीवन की सबसे गहरी भावनात्मक घटना रही। बाद में देव आनंद ने अभिनेत्री कल्पना कार्तिक मोनिका से विवाह किया, जो उनकी कई फिल्मों में सह अभिनेत्री रहीं। उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए, सुनाम आनंद और देविना आनंद। आनंद 1948 से 1951 तक 4 साल तक अभिनेत्री सुरैया के साथ रिश्ते में थे। आनंद ने सुरैया को नूसी उपनाम दिया, जबकि सुरैया के लिए देव आनंद
स्टीव थे, एक नाम जिसे देव आनंद ने उन्हें एक किताब से चुना था। सुरैया भी आनंद को देवीना कहती थी और वो उन्हें नकली इतालवी लहजा देते हुए सुरैयाना कहते थे। जीत 1949 की शूटिंग के दौरान आनंद और सुरैया दोनों ने शादी और भागने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरैया की नानी और मामा के विरोध के कारण असफल रहे। उद्धरण वांछित स्टार एंड स्टाइल साक्षात्कार में सुरैया ने कहा कि उन्होंने तभी हार मान ली जब उनकी दादी और उनके मामा दोनों ने देव आनंद को मार डालने की धमकी दी। जून 1972 में स्टारडस्ट को दिए एक साक्षात्कार में सुरैया ने खुलासा किया कि उनमें अपने परिवार का विरोध करने का साहस नहीं था और आनंद उनसे सच्चा प्यार करते थे। आनंद चाहते थे कि सुरैया हिम्मत दिखाएं और सिविल कोर्ट में उनसे शादी कर लें, लेकिन सुरैया ने इनकार कर दिया। सुरैया 31 जनवरी 2004 को अपनी मृत्यु तक जीवन भर अविवाहित रहीं। 64 अपनी आत्मकथा में आनंद ने कहा है कि सुरैया उनका पहला सच्चा प्यार थी। 2004 में जब सुरैया की मृत्यु हुई तो आनंद मीडिया से बचने के लिए अपनी छत पर छिप गए, क्योंकि वह मीडिया से दूर रहना चाहते थे। रिश्ता खत्म होने के बाद देव आनंद टूट गए थे। 1954 में आनंद ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान एक निजी समारोह में शिमला की अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुनील आनंद जन्म 1956 और बेटी देवीना आनंद। आनंद को भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। आनंद अपनी विविध भूमिकाओं और आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। 1950 के दशक से 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक, आनंद बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेताओं की सूची में 16 बार 1948, 1951, 1963, 1970, 1971 दिखाई दिए। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में रखा गया। 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले यूके के एक सर्वेक्षण में आनंद को महानतम बॉलीवुड सितारों में 7वें स्थान पर रखा गया था। वह ट्रिनिटी द गोल्डन ट्रायो, राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ का भी हिस्सा थे। 2013 में उन्हें CNN न्यूज़ 18 द्वारा भारतीय सिनेमा का चेहरा बदलने वाले पुरुषों में से एक के रूप में नामित किया गया था। आनंद को बॉलीवुड के पहले फैशन आइकन के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। उन्होंने अपने स्कार्फ, मफलर और जैकेट और अपने सिग्नेचर पफ के साथ फैशन स्टेटमेंट बनाया। कई फिल्म अभिनेताओं और फैशन डिजाइनरों ने आनंद से प्रेरणा ली है। फिल्मफेयर ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश पुरुषों की सूची में 3रा स्थान दिया है। उनकी शैली पर टिप्पणी करते हुए राहेल द्वायर ने कहा, देव आनंद का ऑफ स्क्रीन व्यक्तित्व भारत के नए राज्य द्वारा निर्मित आधुनिक भारतीय नागरिक का था। ऑन स्क्रीन वो अक्सर फिल्म दर फिल्म अपने विशिष्ट हेयर पफ और स्टाइलिश पश्चिमी कपड़ों के साथ खुद के रूप में दिखाई देते थे। लुक अक्सर एक जैसा होता था, एक शहरी और शहरी नायक के लिए उपयुक्त। उन्होंने कई तरह की भूमिकाएं बखूबी निभाईं। फिल्म काला पानी के बाद एक ऐसा दौर आया जब आनंद ने सार्वजनिक रूप से काले कपड़े नहीं पहने। सितंबर 2007 में
देव आनंद की आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ का विमोचन भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ एक जन्मदिन की पार्टी में किया गया था। अभिनय शैली और स्वागत। संपादन करना। आनंद को भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में से एक माना जाता है। आनंद ने 1940 से 1980 के दशक तक प्रमुख पुरुष की भूमिका निभाई और अपनी मजबूत भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उन्हें विविध शैलियों में भूमिकाएं निभाने के लिए जाना जाता है, रोमांटिक ड्रामा से लेकर एक्शन, थ्रिलर से लेकर संगीतमय ड्रामा तक। अनुपमा चोपड़ा ने आनंद को भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे डैशिंग हीरो कहा और कहा। सिर हिलाते हुए, फड़फड़ाते हाथ, सहज आकर्षण ने अभिनेताओं की एक बड़ी सेना को प्रेरित किया। फिर भी 77 वर्षों में देव साहब को कोई सच्चा उत्तराधिकारी नहीं मिला। हालांकि आनंद मुख्य रूप से एक रोमांटिक अभिनेता थे, उन्होंने जटिल, समझौतापूर्ण किरदार भी निभाए। आनंद की फिल्म बाजी को बॉम्बे न्यूयॉर्क की बाढ़ का अग्रदूत माना जाता है। इस पर फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन ने कहा, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से बहुत पहले, दिलीप कुमार और राज कपूर से कहीं अधिक, ये देव आनंद की साहसिक फिल्म पसंद थी जिसने बॉम्बे न्यूयॉर्क को आकार दिया। फिल्मफेयर के देवेश शर्मा ने उन्हें एक शानदार हीरो करार दिया और कहा, उनका असली मैटिनी आइडल अच्छा लुक, सौम्य व्यवहार और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस। हर बार जब वे स्क्रीन पर आते थे तो उनके प्रशंसक दीवाने हो जाते थे। फर्स्ट पोस्ट के सुभाष के झा ने उन्हें सिनेमा का अब तक का सबसे सहज सुपरस्टार कहा और कहा, देव आनंद हिंदी सिनेमा के सबसे चमकदार गढ़ के प्रतीक थे। वे तेज-तर्रार, आकर्षक, शरारती और रोमांटिक थे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने कहा, स्टाइल के मामले में देव आनंद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, उनकी कई फिल्में अपने समय से आगे की थीं। लेकिन आप हमेशा छोटे शहर के उमस भरे हॉल से देव आनंद की मीनार जैसी चाल, उनके हाव भाव की नकल करते हुए निकलते थे और हमेशा उनके गाने गुनगुनाते थे। पत्रकार रऊफ अहमद ने आनंद को अपनी हिंदी फिल्म जगत के सबसे बड़े सितारों की सूची में शामिल किया और कहा, लगभग 5 दशकों से आनंद अपने प्रशंसकों को अपनी कभी न हार मानने वाली भावना और तड़क भड़क से मोहित करते रहे हैं। वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके लिए समय ने भी ठहर जाने का शिष्टाचार दिखाया है। द ट्रिब्यून के सैबल चटर्जी ने कहा, देव आनंद जैसा कोई नहीं है। एक कालातीत बॉलीवुड आइकन, एक शाश्वत स्वप्नदृष्टा और कर्मठ व्यक्ति, उनके रचनात्मक जीवन में कभी भी पूर्ण विराम जैसी कोई चीज नहीं रही। सिद्धार्थ भाटिया ने कहा, आनंद की विभिन्न भूमिकाएं, चाहे वो 1950 के दशक की श्वेत श्याम फिल्में हों, जब वे आमतौर पर एक बेसहारा टैक्सी ड्राइवर या ठग की भूमिका निभाते थे, या 1960 के दशक की, जब वे परिपक्व हुए और उसके बाद भी सभी में कुछ कर गुजरने की भावना झलकती थी। भावुक आत्मदया उनकी शैली नहीं थी। ग्रेगरी पेक और जॉन वेन के साथ तुलना। संपादन करना। आनंद की तुलना अक्सर हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता ग्रेगरी पेक से की जाती थी। आनंद ने कहा कि अपने सुनहरे दिनों में उन्हें दी गई ये टैगलाइन सुनकर उन्हें बहुत खुशी नहीं हुई थी। जब आप एक प्रभावशाली उम्र में होते हैं तो आप आदर्श बनाते हैं, लेकिन जब आप उस दौर से आगे बढ़ जाते हैं
तो आप अपना व्यक्तित्व विकसित करते हैं। मैं भारत के ग्रेगरी पेक के रूप में नहीं जाना चाहता, मैं देव आनंद हूँ। बॉलीवुड अभिनेता से परिचित, पेक की उनसे व्यक्तिगत मुलाकात यूरोप और मुंबई में 4 से 5 लंबी बैठकों तक फैली हुई थी। देव आनंद और सुरैया पहली बार पेक से 1954 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के बाद बॉम्बे के विलिंगडन क्लब में मिले थे। वे इस भारतीय स्टार को एक अभिनेता के रूप में जानते थे, शायद इसलिए क्योंकि सुरैया के साथ उनका रोमांस सुर्खियां बटोर रहा था। दूसरी बार उनकी मुलाकात रोम में हुई थी जब देव आनंद वेनिस फिल्म समारोह से लौट रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते कहा। तीसरी मुलाकात लंदन में मोबी डिक के सेट पर हुई थी। हालांकि सुरैया ने अपने आदर्श से उनके घर पर एक खास मुलाकात की इजाजत मांगी थी। हालांकि आनंद कहते हैं कि प्यार में पड़े किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि वे प्यार में पड़ेंगे या प्रेम करेंगे। अगर वे ऐसा करते भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काफी परिपक्व था। इसके अलावा, वो मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मैं भी तब तक एक बड़ा स्टार बन चुका था, आनंद कहते हैं। पत्रकार जावेद नकवी ने लिखा, अपने आकर्षक लुक के लिए अक्सर भारत के ग्रेगरी पेक कहे जाने वाले आनंद के विशिष्ट स्कार्फ और स्टाइलिश अभिनय ने उन्हें जॉन वेन के व्यवहार के करीब ला दिया। 9. सकारात्मक सोच और जीवन दर्शन। देव आनंद अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। वे कभी अतीत में नहीं जीते थे। वे हमेशा कहते थे, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो बीत गया, वह बीत गया। भविष्य हमेशा उज्ज्वल है। उन्होंने 80 और 90 के दशक में भी फिल्में बनाना जारी रखा और युवाओं से जुड़ाव बनाए रखा। उनकी ऊर्जा और आत्मविश्वास हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा था। 10. पुरस्कार और सम्मान। देव आनंद को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। फिल्मफेयर पुरस्कार कई बार, पद्म भूषण 2001, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2002, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में विशेष सम्मान। उनकी फिल्म गाइड को भारत की महानतम फिल्मों में गिना जाता है और इसे ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ही भेजा गया था। 1970 के दशक के अंत में आपातकाल के दौरान राजनीतिक सक्रियता संपादन करना। देव आनंद राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने फिल्मी हस्तियों के एक समूह का नेतृत्व किया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने 1977 के भारतीय संसदीय चुनावों में अपने समर्थकों के साथ उनके खिलाफ सक्रिय रूप से प्रचार किया। उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नामक एक पार्टी भी बनाई, जिसे बाद में उन्होंने बंद कर दिया। 11. अंतिम जीवन और निधन। देव आनंद ने अपने अंतिम वर्षों तक काम करना बंद नहीं किया। यहाँ तक कि 80 वर्ष की उम्र में भी वे नई फिल्मों की योजना बनाते रहे। उनका अंतिम निर्देशन चार्जशीट 2011 था। 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की आयु में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से देव आनंद का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके प्रशंसकों ने उन्हें सदैव युवा कहा। उनकी स्मृतियां
फिल्में और विचार आज भी जीवित हैं। 12. देव आनंद की विरासत। देव आनंद केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने सिनेमा को आधुनिक, साहसी और सामाजिक दृष्टि दी। उनकी हर फिल्म में जीवन के प्रति प्रेम, संघर्ष में आत्मविश्वास और नए युग की सोच झलकती है। उनका अंदाज आज भी प्रेरणा देता है कि उम्र केवल एक संख्या है और जो व्यक्ति अपने सपनों में विश्वास रखता है वो कभी बुरा नहीं होता। निष्कर्ष: देव आनंद भारतीय सिनेमा का वह चमकता सितारा है जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक ऐसी परंपरा बनाई जहां अभिनय, कला, संगीत और सकारात्मक सोच एक साथ जुड़ते हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।